हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम लोग भारत के भूगोल में पिछले कुछ वीडियोस में एग्रीकल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखे हैं और समझे हैं। ये जो वीडियो होगा आखिरी वीडियो होगा एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी में दूसरे टॉपिक्स की ओर मूव कर जाएंगे। अब देखिए, नॉर्मली इस समय जो सेकेंड क्लास रहती है दिन की, उसे हम आंसर राइटिंग के लिए यूज करते हैं। बट आज की क्लास, क्योंकि एग्रीकल्चर मुझे खत्म करना था, थोड़ा सा क्लास डिले हो रही है और टॉपिक सारे के सारे जो सब्जेक्ट है उसे सही टाइम में सिलेबस को खत्म करना जरूरी है। इसलिए इंस्टेड ऑफ आंसर राइटिंग आई हैव इंट्रोड्यूस अ रेगुलर क्लास जहां पे मैं टॉपिक को खत्म करूंगा। तो इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन और दूसरा जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा कुछ हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम आंसर राइटिंग भी किए थे। अभी हम शुरुआत करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के बारे में। अब ध्यान रखिएगा, ये दो शब्द हैं, ग्रीन। ऐसा ही जब हम पढ़ेंगे ग्रीन या जब हम व्हाइट पढ़ेंगे तो व्हाइट के लिए। जब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम अलग अलग रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होता है जूट के लिए होता है, ऐसा ही बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्यूशन हम बात करेंगे। रेड रिवॉल्यूशन टमाटर के लिए होता है, इस प्रकार से। अब कोई भी जब हम इस ऐसी बात कर रहे रिवॉल्यूशन अर्थात क्रांति, तो अब क्रांति यानी कि एक बड़ा परिवर्तन आया है। वहीं पर ये जो कलर है वो डेजिग्नेट कर रहा है ये किसे रिजेंबल करता है। जैसे व्हाइट मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन जो है एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि इस क्षेत्र में जिसे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें एक बड़ी क्रांति आई है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो उत्पादन है उससे रिलेटेड पूरा का पूरा जो सिस्टम है एक बहुत ही अनयूजुअल तरीके से बदल गया है, इसीलिए क्रांति का शब्द यूज किया गया है। बात समझ में आई? इतना सही है। तो यदि हम बात कर रहे हैं, अभी मान लीजिए हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के बारे में, तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हरित क्रांति क्या होगा, यानी कि ये बात कर रहा है फूड ग्रेन्स की, यानी कि सीरियल्स अनाज की बात कर रहा है। अनाजों के उत्पादन में यदि हम देखेंगे अचानक से एक वृद्धि आई है। क्यों आई है? क्योंकि कुछ स्टेप्स लिए गए, कुछ नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए गए, ज्यादा रासायनिक तत्वों को डाला गया मृदा में, मिट्टी में ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस को डाला गया। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया गया, खेती के लिए मशीनरी को इंट्रोड्यूस किया गया। इन सब बदलावों की वजह से देखा गया कि जो कृषि का उत्पादन है वो अचानक से एक बहुत ही लघु आयु में, एक बहुत ही कम समय में क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ गया। इसे ही कहते हैं हरित क्रांति। बात समझ में आई? तो ऐसा अब हम देखते हैं कि यदि हम देखें 1950 में जो प्रोडक्शन होता है मिलियन टन्स में, यदि हम देखें 1950 से 1960 के बीच में गया 50 से 80 मिलियन टन के बीच में। अब देखिए, अब लोग बोलेंगे तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। यदि हम ऐसे ग्राफ्स बना के आप अच्छा दिखा सकते हो, अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देखो 1950 के दशक से अगले 10 सालों में, ठीक है, क्या हुआ, 50 से लेकर 80 मिलियन टन का अनाज का प्रोडक्शन हो गया। यहां पर 50 था, उसके बाद अगले ही आप देखोगे आगे हो गया 80। अब देखिए, ये जो 30 मिलियन टन का जो उत्पादन बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि आजादी के बाद क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी भूमि थी जहां पर खेती नहीं की जाती थी। ठीक है, आपने जब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो एक फिनोमिना होता था लैंडलेस एग्रीकल्चर। यहां पर क्या होता था, बड़े बड़े जमींदार बड़े बड़े खेत ले लिए थे और वो बाद में क्या करते थे, वो रहते शहरों में थे और उसके बाद वहां पर कोई भी खेती नहीं करता था। तो सरकार ने क्या किया, 1947 में जब भारत को आजादी मिली, बहुत सारे लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स किए। अब इस रिफॉर्म्स में क्या हुआ, एक कुछ एक्स्ट्रा जो जमीन थी वो क्या की गई, सारे के सारे गरीब लोगों को, SC ST लोगों को, किसान को, कम इनकम वाले किसान हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको क्या दिया गया, उनको जमीनें बांटी गई। इसके अलावा क्या हुआ, यहां जब इस जमीनों को बांटा तो जो किसान को जमीन मिली वो क्या करे, वो यहां पर खेती करने लग गए। बहुत सारी खाली जमीनें थी, उसे क्या किया, सरकार ने बांटा।
इस वजह से ज्यादा जो जमीन खेती के लिए उपलब्ध हुई, और इसी वजह से आप देखोगे 50 से लेकर 80 मिलियन यानी कि 30 मिलियन टन का जो उत्पादन में बढ़त आई, वो इसलिए आई क्योंकि ज्यादा भूमि अवेलेबल कराई गई सरकार के द्वारा। लैंडलेस लेबर्स को, जो भूमि रहित किसान हैं, लेबर हैं, उनको भूमि दी गई। इसकी वजह से खेती के क्षेत्रफल में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखना गया, बड़ी तेजी से बढ़ी, और इसी वजह से आप देखोगे 50 से लेकर 80 मिलियन टन का जो उत्पादन था बढ़ गया बहुत आसानी से। लेकिन कुछ ही सालों में देखा गया कि अब भैया 80 मिलियन टन से जो ज्यादा है ना, ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि भूमि तो फाइनाइट है, भारत की भूमि तो बढ़ नहीं रही है। लेकिन इसी दशक में भारत की जो आबादी थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चों को देखो, 5-5 बच्चे, 7 बच्चे, ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन खाने का उत्पादन अब धीरे से बढ़ रहा था, क्योंकि अब भूमि और ज्यादा नहीं थी भारत सरकार के पास। तो अब कैसे उत्पादन किया जाए, उसी समय मैं आपको कुछ कहानी में, हिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। उसी समय एक बहुत 1960s में क्या हुआ, 1965 के आसपास क्या हुआ, भारत में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा, फेमाइन आया। अब इस सूखे की वजह से क्या हुआ, भारत गया अमेरिका के पास, अमेरिका को बोला भैया आप हमें अनाज दे दो। सबसे बड़ा उसी समय अमेरिका ही एक सुपर पावर बन चुका था, और अमेरिका ने एक प्रोग्राम शुरुआत किया, PL 480। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका हमें बोला, भारत को बोला, आप हमारे मुद्दों पर हमारा साथ दो, हमारे हर मुद्दे चाहे हम सही हो या गलत हो, आप हमें सपोर्ट करो, बदले में हम आपको टुकड़ों में अनाज देते रहेंगे। और यहां से जो प्रोग्राम था, यहां राइस और वीट, मुख्यतः वीट प्रोवाइड करते थे, लेकिन ये उन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अब जब भी कोई मुद्दा ऐसा उठता जहां पर भारत और अमेरिका स्टैंड अलग लेता, तो क्या होता, ये अपना अनाज देना बंद कर देते थे। भारत में भुखमरी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और उसी समय आप देखोगे अमेरिका अपनी कूटनीति की वजह से, अपनी डिप्लोमेसी की वजह से भारत को कण थोड़े थोड़े अनाज के लिए रोक रोक कर सप्लाई कर रहा था। ऐसी स्थिति में क्या था, जब भुखमरी बहुत तेजी से बढ़ी, इसी स्थिति में मैं आपको एक बयान बताता हूं। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने यहां तक बयान दिया कि मैं अपने परिवार के साथ खुद मिलके क्या किया हूं, एक टाइम खाना नहीं खा रहा हूं, इतनी भूखमरी बढ़ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कर सकता हूं, तो मैं भारतवासियों से भी निवेदन करता हूं कि आप एक टाइम उपवास रखो, ताकि अनाज गरीब लोगों तक पहुंच जाए। ऐसी स्थिति थी भारत की। जब ऐसी स्थिति थी तो क्या जरूरी होता है, जरूरी यह होता है भैया अन्न का उत्पादन कुछ भी करके बढ़ाया जाए। और यहीं पर इसी कंटेक्स्ट में आता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में आप देखोगे यहां से 60 से लेकर अगले 2 दशक में आप देखिए, 2 दशक में ऑलमोस्ट 1.5 गुना प्रोडक्शन हो गया। बात समझ में आई, उतनी ही भूमि से 1.5 गुना प्रोडक्शन हो गया। और यदि आप देखोगे 1990 तक आते हुए जो प्रोडक्शन था वो 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। यानी कि यदि हम मैप में बनाएं, अब सारे डेटा आपको याद नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप चार्ट बनाते हैं तो 60 के बाद आप 1990 का बना दो, जहां पर कितना हो गया प्रोडक्शन, 170 प्लस, ऐसा कुछ दिखा दो। तो आपने क्या दिखाया, एक बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। और उसके बाद आप देखोगे एक तरीके से आज की डेट में यदि 2020 के आसपास आ जाए तो 300 के आसपास का जो 310-315 मिलियन टन का जो उत्पादन है, वहां पर एक तरीके से कैपिंग आ चुकी है। इससे तेजी अब भारत का जो उत्पादन है नहीं बढ़ रहा। यानी कि आप देखोगे 1960 से लेकर 1990 के दशकों में, 3 दशक में क्या हुआ, जो भारत में अनाजों का उत्पादन है वो बहुत तेजी से बढ़ा, ऑलमोस्ट दुगना हो गया, 80 मिलियन टन से लेकर 170 मिलियन टन को भी पार कर गया। यह संभव हो पाया, कोई जमीन नहीं बढ़ी। यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, प्रौद्योगिकी विकास के कारण यह संभव हो पाया। और इसी प्रौद्योगिकी विकास का नाम क्या है, हरित क्रांति। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया। अब इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसे इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मन बोरलॉग ने
ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार राइस में इसका उत्पादन किया था। एक छोटी इसे कहा जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि ऐसा अनाज इन्होंने उगाया था, ऐसा चावल की वैरायटी बनाई थी जो हाइट में छोटी थी, ड्वार्फ वैरायटी थी, लघु थी, लेकिन इसका उत्पादन जो है कम समय में हो जाता है और इससे जो उत्पादकता है 2 से 3 गुना बढ़ जाती थी। यानी कि प्रोडक्शन कितना हो गया, 2 से 3 गुना बढ़ गया, ठीक है, और टाइम जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, कम समय में इसका जो है उत्पादन हो जाता था। ऐसा ही जो है नॉर्मन बोरलॉग का मॉडल इंडिया में MS स्वामीनाथन जी ने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने सबसे पहली बार 2 क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया राइस में, और दूसरे नंबर पर आप देखोगे व्हीट में इंट्रोड्यूस किया गया। इन्हीं 2 क्षेत्र में आज भी जो हरित क्रांति का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा देखा गया है, जहां पर मात्र कुछ समय में जो इंडिया हमेशा दूसरे नेशंस के पास, दूसरे देशों के पास हाथ मांगकर खड़ा रहता था कि अनाज दे दो, आज हम पूरे विश्व भर में हमारे जो अनाज है सप्लाई करते हैं। हम एक बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं। हमने जब राइस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था राइस का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, भारत है, याद है। तो भारत एक नेतृत्व करने वाला एक देश बन चुका है यदि हम बात करें हरित क्रांति के बाद। तो ये जो मैंने आपको कराया। अब देखिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कैसे क्या क्या कारक हुए, क्या क्या घातक हुए जिसकी वजह से हरित क्रांति इस तरीके से इतना ज्यादा उत्पादन में बढ़त ला पाई। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो है हाई यील्डिंग वैरायटीज। जो नस्ल के जो बीज लाए गए थे वो नॉर्मली क्या है, उसमें जो उत्पादन है वो 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ ही जाता है। ये जो है 15 से 25 दिन पहले इसका उत्पादन हो जाता है। तो इस वजह से 15 से 20 दिन आपको कम जल्दी प्रोडक्शन मिल जाता है। इससे बचे कुछ समय में आप कुछ और क्रॉप लगाकर वहां पर भी खेती कर सकते हो। ये एक अच्छी वैरायटी की क्रॉप थी जो कि डेवलप की गई थी ओरिजिनली नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको में, ठीक है। इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि यदि इसे सही तरीके से काम करना है तो इसे एक पैकेज टेक्नोलॉजी की तरह, एक पैकेज की तरह इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर आपको सिर्फ बीज लाने से काम नहीं बनेगा। बीज के साथ आपको बहुत सारे रासायनिक खाद देनी पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर देनी पड़ेगी। इस केमिकल फर्टिलाइजर क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इन हाई यील्डिंग वैरायटी में ज्यादा पौष्टिक गुणों की आवश्यकता होती है, तभी ये उगते हैं। इनके लिए हमें एक्सटर्नली केमिकल फर्टिलाइजर्स को सप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अब जब भी हम फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं तो हमें पानी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। आप सिंपल से फर्टिलाइजर को, रसायन को किसी भी पेड़ में डाल दोगे तो पेड़ जल जाता है। तो यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर को डाइल्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से पेड़ जले ना, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी की सप्लाई करनी पड़ी। इसी वजह से हमें केमिकल फर्टिलाइजर के साथ क्या करना पड़ा, वाटर यानी इरिगेशन फैसिलिटी की भी सुविधा देनी पड़ी। अब देखो इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो क्या हुआ, आप देखोगे धीरे धीरे मशीनों का इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और यहीं पर आप देखोगे मशीनरी, जैसे कि पहले और छोटे मोटे मशीनरी का इंट्रोडक्शन हुआ, धीरे धीरे समय के साथ मशीनरी का जो इंट्रोडक्शन है बढ़ते गया। आज की डेट में ट्रैक्टर्स और बहुत सारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। शुरुआत कहां से हुई, इसी दशक से हुई। अब ये सारी जो चीज है ये क्या है, कॉस्टली है, ठीक है। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटीज जो हैं, जो बीज हैं, महंगे हैं। इसके साथ हमें सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, हमें रासायनिक पदार्थ डालना है, फर्टिलाइजर्स डालना है, पेस्टिसाइड डालना है। ये सारी चीजें डालेंगे, पानी रहेगा अच्छा, तापमान अच्छा रहेगा, और हम ऊपर से पौष्टिक गुण डाल रहे हैं तो क्या होंगी, बहुत सारी वीड्स उगेंगे, यानी कि घास वगैरह उगेगी। इसे मिटाने के लिए हमें फिर से दूसरे रसायन डालना पड़ेगा। तो यानी कि पूरा का पूरा जो उत्पादन की क्रिया है वो उत्पादन तो बढ़ाई, लेकिन इसी के साथ कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसी वजह से ये कहां पर पॉसिबल हो पाया, ऐसी जगह पॉसिबल हो सकता था जहां पर किसानों के पास जो जमीन थी वो ज्यादा हो, और दूसरी बात कंपैरेटिवली किसान जो है अमीर हो,
और ऐसी जगह आपको आज की डेट में पता है उस समय से लेकर सबसे ज्यादा जो मिली भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स यानी कि उत्तर पश्चिमी राज्यों में मिली, जिसमें मुख्यतः पंजाब, उसके बाद हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश था। इसी वजह से इन्हीं राज्यों में सबसे पहली बार हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यदि हम मैप के जरिए, फिर से जैसे मैं आपको बोला हूं ज्योग्राफी में मैप हमें बनाना ही है, तो हम मैप के जरिए बनाने की कोशिश करते हैं। मैप बनाते रहेंगे तो आप देखेंगे आपका कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भारत का मैप है। तो कौन कौन से क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस किया गया, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यही वाले क्षेत्रों में सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया गेहूं। इसके अलावा देखा गया कि चावल में भी हाई यील्डिंग वैरायटीज आती हैं, तो चावल को अगले कुछ दशकों में सेकेंड फेज में जो पूर्वी क्षेत्र हैं, ईस्टर्न क्षेत्र हैं, जहां पर पानी ज्यादा गिरता है, तो मुख्यतः इन्हें 3 क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले है कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है उस क्षेत्र में, नीचे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कावेरी का डेल्टा, और तीसरा जो क्षेत्र है वो है महानदी का डेल्टा। ये 3 मुख्य क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर क्या किया गया, यहां पर राइस को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि यदि तापमान और कंडीशन के आधार पर देखें तो ये वाली कंडीशन जो है चावल उगाने के लिए बेहतरीन है, और उत्तर पश्चिमी का जो इलाका है वहां पर गेहूं उगाने के लिए अच्छा जलवायु है। समझ में आई बात। सबसे पहले यहां पर कुछ और कारण भी थे जो मैंने आपको क्या बताया कि जमीन अच्छी खासी थी। आज की डेट में भी आप देखोगे तो पंजाब में जो जमीन है किसानों के पास ज्यादा है, 15-16 एकड़ तो बहुतों के पास, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के पास मिलेगी। इसी वजह से वहां के जो फार्मर हैं बहुत एक्टिव हैं। कभी भी प्रोटेस्ट होता है, क्या कोई छत्तीसगढ़ का गरीब फार्मर दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं यार, उनके पास उतनी इनकम ही नहीं है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपनी खेती बाड़ी बंद करके हम जाके दिल्ली में प्रोटेस्ट करें, रोड रोके। ये काम सिर्फ और सिर्फ बड़े फार्मर कर सकते हैं पंजाब हरियाणा के, जो दिल्ली में ऐसा काम कर सकते हैं। यदि मुझे आज की रात का अपने या और अपने परिवार के पेट भरने का निश्चय नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कभी भी अपने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद की चिंता नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आज का पेट भरने की चिंता करूंगा। इसी वजह से आप देखोगे छत्तीसगढ़ के गरीब फार्मर कभी भी दिल्ली में जाके हड़ताल नहीं करते हैं। बात समझ में आई? तो यही बेसिक कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स की वजह से, जिसमें हम सबसे पहली बात देखते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, दूसरे नंबर पे आता है इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई, केमिकल्स का यूज करा, और इसके बाद हमने क्या किया, इसमें मैकेनाइजेशन किया, और लैंड के इन सारे तत्वों के बेसिस में क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है जो हमने देखा 80 टन से लेकर, मिलियन टन से लेकर कितना पहुंच गया, 170 टन से भी ज्यादा 3 दशक के अंदर दुगना फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो गया। यदि हम टोटल फूड ग्रेन्स की ना बात करें ना, सिर्फ गेहूं चावल की बात करें तो वीट का प्रोडक्शन तो 3 गुना से भी ज्यादा हो गया था, 3.5 गुना करीब वीट का प्रोडक्शन। राइस का प्रोडक्शन तो बहुत जगह होता था, फिर भी ये 2 गुना से ज्यादा कुछ हो गया था। बात समझ में आई? तो इसकी वजह से क्या हुआ, हरित क्रांति एक बहुत ही सक्सेसफुल क्रांति बनी, जो भारत को क्या किया, भारत को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। अब भारत को किसी अन्य देश के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है खाने के लिए, बल्कि हम सप्लायर बन गए। हम पूरी दुनिया भर में भूख को मिटाते हैं। आज की डेट में आप यूनाइटेड नेशंस में देखोगे, FAO जो है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण डोनेशन देता है फूड को, जहां पर भी गरीब क्षेत्र हैं, सोमालिया हो गया, अफ्रीका की जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, जो भी जहां पर भूखमरी है, सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर भारत सबसे ज्यादा अनाज आज की डेट में डोनेट करता है। ठीक है, तो ये है हरित क्रांति के मुद्दे। अब मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा इससे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हुए, इसके सकारात्मक क्या प्रभाव हुए। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, हमने देखा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया, जो हम लगातार बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी भी हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, यानी कि उत्पादकता, वो भी बढ़ गई। यानी कि हम उसी भूमि से क्या हुआ,
2 से 3 गुना ज्यादा उत्पादन हम निकाल रहे थे, क्योंकि जो बीज की क्वालिटी थी वो HYV थे, ठीक है, जो उत्तम क्वालिटी के बीज थे। तो ये सबसे फायदा हुआ। जब ये फायदा हुआ तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा? जो भारत में भूखमरी थी और फेमाइन जैसे सिचुएशन थी, भूखमरी वाली सिचुएशन खत्म हो गई और भारत का इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओहदा बहुत ऊंचा हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। इसके बाद एक मुख्य यदि आप बात समझोगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? फायदा हुआ किसानों को। किसानों को क्यों हुआ फायदा? क्योंकि किसानों का जब उत्पादन बढ़ा तो इससे उनकी क्या हुई? आय बढ़ी। आय बढ़ी तो पूरा का पूरा किसका विकास हुआ? पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, रूरल डेवलपमेंट। यानी कि इस मुहिम से सिर्फ और सिर्फ देश का भला नहीं हुआ, किसान की भी आय में इंक्रीमेंट हुआ, किसान की आय में बढ़ोतरी हुई। और उसी वजह से आप देखोगे पूरा का पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र में, पर्टिकुलरली जैसे आप देखोगे ये जो क्षेत्र हम बात किए हैं जहां पर सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव हुआ, वहां पर आज भी आप जाओगे पंजाब में तो वहां के किसानों का स्टेटस बहुत ज्यादा अलग है। सभी के पास कारें हैं, ट्रैक्टर हैं, अच्छे खासे घर हैं। आप किसान, छोटे छोटे किसानों के भी जो पंजाब के दृष्टिकोण से छोटे हैं, उनके पास जाओगे तो 7-8 एकड़ की जमीन मिलेगी। आप देखोगे वो बढ़िया से ट्रैक्टर में घूमते हैं, वो उनके पास कारें हैं, एक अच्छा स्टेटस मेंटेन कर रखे हैं, जो यहां के किसानों में हम कभी नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति का ये सबसे बड़ा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है यही हुआ। क्या लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ? नहीं बाबा, बहुत सारी गलत बातें भी हुई जो है नकारात्मक इशू। तो क्या क्या हुए? इस नकारात्मक तथ्य को हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें इसके इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस, यानी कि पर्यावरण में बहुत घाटा हुआ। इसके बाद इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, आर्थिक, और तीसरे नंबर पर सोशल कंसिक्वेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस में। यदि आप देखोगे इस क्षेत्र में, यदि आप देखोगे यहां पर इन्वायरमेंटल में जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप देखोगे पंजाब के क्षेत्र में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जो है मिट्टी में बहुत ज्यादा नमक बढ़ते जा रहा है। क्यों नमक बढ़ा है? क्योंकि हमने देखा यहां पर क्या यूज किया जाता है? इरिगेशन में पानी दमादम फेंका जाता है। बिजली पंजाब गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है। इरिगेशन, सिंचाई के नाम पर जब ज्यादा पानी यूज करते हो तो हमने बार बार पढ़ा है कि क्या होता है, कैपिलरी एक्शन से जो नमक रहता है मिट्टी में वो ऊपर आता है, और इसी एक्शन से जो मिट्टी की टॉप लेयर है उसमें बहुत सारे नमक की कण जमा हो जाते हैं, और इसी वजह से इसे कहा जाता है सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। इससे सॉइल की उर्वरता कम होती है। एक और मुद्दा देखो, यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर सिंचाई के लिए एक माध्यम यूज किया गया जिसे कहा जाता है बोरिंग, ट्यूबवेल, ठीक है, पंप्स यूज किए गए। अब ये जब पंप यूज किए गए तो इतना ज्यादा पंप का यूज किया गया कि हम क्या करें, सिंचाई के लिए भूजल का यूज किया गया, ग्राउंड वाटर का यूज किया गया। तो ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो लगातार नीचे होते जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि पहले स्तर, मान लो ये ग्राउंड वाटर का स्तर है, पहले 5 से 6 मीटर था, ये मान लो 1950 या 1960 की बात है। तो अभी आज की डेट में यदि आप ग्राउंड वाटर का स्तर 2020 में आके देखोगे तो ये 5 मीटर में था, वहीं आज की डेट में यदि आप देखोगे तो ये आके 50 से 60 मीटर बहुत आम बात है, जहां पंजाब हरियाणा में पहुंच गया। कई कई जगह 150 मीटर तक पहुंच गया है। क्यों पहुंचा? क्योंकि हम अंधाधुनी बिना हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, भूजल का ट्यूबवेल से प्रयोग कर रहे हैं, और इसी वजह से पानी का जो लेवल है, स्तर है, बहुत नीचे यूज कर। फिर से डायग्राम बना सकते हो, इसे आप सरफेस लिख सकते हो, सरफेस, और आप दिखा दो कैसे समय के साथ जो वाटर का लेवल है नीचे गिर रहा है, और आप इसका प्रोजेक्शन दे दो कि 2000 मान लो 2050 तक ये कहां हो जाएगा, ये 300 मीटर 250 मीटर नीचे हो जाएगा। आप समझ रहे हो, बड़ी समस्या है ये। तो पानी की बड़ी बड़ी समस्या हो गई, मिट्टी की समस्या हो गई। इसके बाद आपने क्या किया, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब जो क्रॉप्स कौन से लगाए गए, जैसे यहां पर 2 या 3 वैरायटी के चावल आते हैं, राइस, और वीट के भी 1 या 2 वैरायटी आते हैं जिसे आज की डेट में उगाया जा रहा है।
तो हमने पढ़ा है, याद कीजिए जब हमने चावल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था भारत में 3000 से ज्यादा चावल की वैरायटी एग्जिस्ट करती थी। क्या हुआ, जब चावल के लिए ये वैरायटी यूज किए जा रहे हैं तो जितने भी जो देसी चावल की वैरायटी थे, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में आओगे तो सरगुजा में जीरा फूल वैरायटी मिलता है। अभी पिछले 2-3 वर्ष पहले जीरा फूल को जीआई टैग मिला है, लेकिन ये वैरायटी आप देखोगे विलुप्त होते जा रही है। क्यों? क्योंकि सब देसी चावल छोड़ के हाई यील्डिंग वैरायटी HYV ये वाले चावल खा रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो देसी अच्छी वैरायटी है जिनमें अनेक अलग अलग बेनिफिट्स हैं, पोषक तत्व ज्यादा है, इसके अलावा कुछ और गुणवत्ता है, जितनी ज्यादा वैरायटी रहती है, बायोडायवर्सिटी, उतना ज्यादा पर्यावरण के लिए अच्छा रहता है, वो सब खराब हो रहा है। सिर्फ एक वैरायटी नहीं, इनफैक्ट हमने ये भी बात की है पिछले वीडियो में कि जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने जितने भी अदर क्रॉप्स थे, जैसे हमने बात किया था मिलेट, जिसमें हमने जोवर, बाजरा, मक्का ये सब बात की थे, और इसके अलावा ऑयल सीड्स और दालें, ये सबको क्या किया इन्होंने अच्छी भूमि से निकालकर ऐसी भूमि में, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की ऐसी भूमि में पुश कर दिया जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो और साथ ही साथ क्या हो, कोई भी अच्छी उर्वरता वाली भूमि नहीं बची जहां पर इनको उगाया जा रहा है। तो ये सारी में भी जो उत्पादन है बहुत ज्यादा कम होते गया। ये एक बड़ा नुकसान है इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस इसका जो है आप देखोगे बायोडायवर्सिटी के तौर पर। अगला यदि हम बात करते हैं आर्थिक, तो आर्थिक में देखो जैसे मैंने आपको बताया, एक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो क्या है, एक पैकेज टेक्नोलॉजी है। पैकेज मतलब एक अकेली चीज, बीज दे दो काम नहीं बनेगा, आपको क्या चाहिए, सीड चाहिए अच्छी वैरायटी का, इसके बाद आपको इरिगेशन चाहिए, अच्छा खासा पानी चाहिए, आपको केमिकल्स देने पड़ेंगे, और ये सब जब मिलता है तब उत्पादन बढ़ता है। यदि आप पानी हटा दो तो उत्पादन आप देखोगे नॉर्मल वैरायटी जो होती है, देसी वैरायटी, उससे भी कम हो जाएगा। तो यानी कि ये सारा हम इनपुट देंगे तभी अच्छी खासी खेती होगी। इतने इनपुट देने में क्या होगा, जो कॉस्ट होती है बढ़ जाती है। इसी वजह से आप देखोगे कि जो डेट ट्रैप है, जो कर्जा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है किसानों में। बात समझ में आई? आप देखोगे एक सर्वे के हिसाब से 50% से ज्यादा जो फार्मर्स हैं आज की डेट में भारत में, उनमें किसी ना किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कर्जा है। शॉर्ट टर्म कर्जा यूजुअली हम 1 ईयर से कम के, 1 साल से कम के लिए जो कर्जा लिया जाए उसे डिफाइन किया जाता है, या उससे ज्यादा में लॉन्ग टर्म कर्जा। अब देखिए मैंने आपको मैप बनाया है, कहां है मुख्यतः, कहां पर यह फैला हुआ है। अभी भी आप देखोगे तो मुख्यतः एक क्षेत्र है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत। इन राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट आया है। लेकिन यदि हम देखें हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ में, और उसमें भी यदि छत्तीसगढ़ में जैसे हम उत्तरी में सरगुजा देख लें, यदि दक्षिण में देखें तो बस्तर का क्षेत्र, इन डिवीजन में तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को कोई प्रभाव ही नहीं आया। यानी कि ये जो हरित क्रांति है केवल कुछ क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास लाई, लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे जैसे कि ट्राइबल इलाका, ठीक है, जनजाति वाले इलाके, ऐसे क्षेत्रों के जो किसान हैं वो और ज्यादा पीछे हो गए। एक तबका जो रईस फार्मर था वो आगे बढ़ गए, और जो पिछड़े जो ट्राइबल लोग थे वो और ज्यादा पीछे हो गए। यानी कि ये क्या कर रहा है, रीजनल, क्षेत्रीय असमानताएं, रीजनल इंबैलेंसेस को बढ़ा दिया। ऐसे ही जो अमीर किसान थे, जो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते थे, उनकी जो आय है बढ़ गई। लेकिन क्या हुआ कि जितने भी गरीब किसान थे वो क्या हुआ, अभी भी नॉर्मल खेती करते थे और उनकी आय पहले से भी कम हो गई। इनफैक्ट उनका तबका, जो पूरा जो सोसाइटी में उनका स्तर था, और ज्यादा नीचे हो गया। ये एक बड़ी रीजनल इंबैलेंसेस और फार्मर के बीच में जो असमानताएं आई हैं उसको दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक चुनौतियों के में। अब देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती आई ना, जो मैं आपको बोला, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी क्या है कि जो अमीर फार्मर है, ठीक है, अमीर फार्मर है, उसकी जो आय है वो तेजी से बढ़ गई, ये रिच किसान है। वहीं जो पुअर फार्मर है, पुअर फार्मर की इनकम धीरे से बढ़ी। ये क्या कर रहा है, ये इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है,
इनइक्वालिटी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से समाज में इनइक्वालिटी जो है बढ़ने लगी। ये सबसे बड़ा जो है इंपैक्ट आपको देखा गया। असमानताएं बहुत तेजी से बढ़ गई बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर। ठीक है, अब देखो एक मुख्य और मैं आपको चीज बताता हूं। जैसे ये बात करें हम पंजाब का क्षेत्र, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं आज की डेट में। ये जो पंजाब वाला इलाका है, इस पंजाब के राज्य में यदि आप दक्षिण पंजाब में जाओगे तो एक यहां पर मालवा बेल्ट है, दक्षिण पंजाब में है मालवा बेल्ट। ये जो मालवा बेल्ट है, यहां पर भारत में जितनी भी कैंसर से डेथ होती है उसके 1/3 करीब जो मरीज रहते हैं वो इसी बेल्ट में कैंसर के मरीज रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हरित क्रांति का उद्गम हुआ, यहां पे बेसिकली शुरुआत हुई, तो जो रासायनिक पद हैं, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका इतना ज्यादा प्रयोग किया गया कि धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारे केमिकल्स मिट्टी में चले गए, मिट्टी से पानी में पानी से मिट्टी में गए, मिट्टी पानी, फिर वो धीरे धीरे अनेक जैविक जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसे कंज्यूम करने लग गए, और ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये फूड चेन में ही घुस गए। आगे हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो फूड चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटे जीव जैसे कि अर्थवर्म, केचवे हैं, इस तरीके से उसमें घुसे और बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हुए ये ह्यूमंस तक में एंटर कर गए हैं। और इसी वजह से मालवा का जो पंजाब का क्षेत्र है एक बड़ा कैंसर बेल्ट बन चुका है। यानी कि क्या हो रहा है, जो हमने इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया उसकी वजह से आज मनुष्य की ही जो हेल्थ है इंपैक्ट हो रही है। तो ये कुछ मेजर इंपैक्ट्स थे। तो मैं जैसे बताया हूं कि भविष्य की नीति ये आप कैसे लिख सकते हो, जब हमें कोई भी कंक्लूजन लिखना होगा क्वेश्चन का तो हमें उसके तरीके से जो गलतियां हैं उसको बेस बना के एक कंक्लूजन लिखते हैं हम। तो क्या लिख सकते हैं, सिंपल बात करें तो देखो, जब हमने 1960s में जब इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया, उस समय मैंने आपको बताया भारत की स्थिति कैसी थी। भारत की स्थिति ऐसे थी कि उस समय भूखमरी और सूखा, भूखमरी, हंगर बहुत ज्यादा फैली हुई थी। उस समय भारत की प्राथमिकता क्या थी कि लोगों को भूखा ना सोने दे। इस वजह से हमें कुछ भी प्रयोग करके हमें जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, उसे बढ़ाने की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन अब हम 2020 में आ चुके हैं, जब भारत एक फूड सरप्लस कंट्री है। तो क्या अब हमारा उत्पादन थोड़ा सा कम हो जाता है, चलेगा? हमें बिल्कुल चलेगा, लेकिन अब हमें जरूरत है कि हम और ज्यादा महत्वपूर्ण तत्वों पर भी ध्यान दें। तो हमें एक और बड़े रिवॉल्यूशन, क्रांति की ओर जाना है, जिसे हम कह सकते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, या इसी को लिए टर्म यूज किया जाता है हरित क्रांति 2.0। क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, आसान भाषा में समझें तो 3 तत्व हैं यहां पर, 3 कंपोनेंट्स हैं। एक जो है ये है किसान, ठीक है, दूसरा जो है अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इकोनॉमी, तीसरा जो तत्व है इन्वायरमेंट है, पर्यावरण। ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो यदि हम एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस कर दें, एक ऐसी क्रांति ले आए जिसमें फार्मर का भी लाभ हो, साथ ही साथ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का भी नुकसान ना हो, तो उसे हम कहेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे एवरग्रीन, यानी कि सदाबहार क्रांति। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। फार्मर का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है, फार्मर में आय बढ़े, यानी कि इनकम बढ़े। इनकम बढ़ने के लिए क्या होगा, यानी कि इकोनॉमी में सेल्फ प्रोडक्शन हो, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी हो, आउटपुट, उत्पादन जो है अच्छा खासा हो। इकोनॉमी ये चाहती है, अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि उत्पादन अच्छा खासा हो, कोई भी परेशान ना हो। किसान क्या चाहता है, इसे उत्पादन से बेचने से उसकी जो आय है बढ़े, और इस पूरे के पूरे उत्पादन के प्रोसेस में कोई भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसे ही कहा जाता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है, एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ किसानों के हित बल्कि क्या करे, अर्थव्यवस्था के हित और पर्यावरण के हित में भी सोच के एक विन विन सिचुएशन, यानी किसान का भी फायदा हो, उसमें पर्यावरण का भी फायदा हो, और भारत की अर्थव्यवस्था का भी ग्रोथ हो, का डेवलपमेंट हो, विकास हो, ऐसी योजना के बारे में चर्चा करता है। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस की जा सकती है। दूसरा आता है बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा आता है हम जैविक तत्वों का यूज करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरीके की टेक्नोलॉजी से हम क्या करें, प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाएं, उत्पादन को बढ़ाएं, उत्पादन की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करें, जिससे ना सिर्फ हमारे जो लोग हैं जो इसका सेवन कर रहे हैं उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, बल्कि पूरे के पूरे पर्यावरण में सुधार हो। ये इस टेक्नोलॉजी को कहा जाएगा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। दूसरा तौर है जो हरित क्रांति 2.0, ये भी कुछ और डायमेंशंस में बात करेगा। क्या करता है उसे समझते हैं। जैसे हम मुख्यतः अभी क्या बात करें, यदि हम हरित क्रांति की बात करें तो मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र में है ये दो मुख्य क्षेत्रों में है, एक उत्तर पश्चिम और पूर्वी के कुछ तटीय क्षेत्रों में है। तो यदि हम नए क्षेत्रों में इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक्सपैंड करें, जैसे कि छत्तीसगढ़ या भारत के जो इंटीरियर क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई कम हो, जहां पर रेनफॉल कम हो, उन क्षेत्रों में एक्सपैंड करें, वो होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0। इसके अलावा नए क्रॉप्स में, जैसे कि अभी तक मिलेट्स में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में अभी तक HYV वैरायटी नहीं आई है, तो इन सारे एरिया में जब हम हरित क्रांति को लाने की कोशिश करें, वो होगा हरित क्रांति 2.0। बात समझ में आई? यानी हम हरित क्रांति को ही अलग क्षेत्रों में, अलग फसलों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे पूरे भारत में हरित क्रांति के पॉजिटिव इंपैक्ट्स आए। तो ये जो है हरित क्रांति के बारे में था। अगला हम बात करेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर ही चुके हैं, तो इस टॉपिक को हम जल्दी खत्म करेंगे। हरित क्रांति की तरह श्वेत क्रांति क्या हुआ, मिल्क का जो प्रोडक्शन है अचानक से कुछ इंटरवेंशन की जब वजह से बढ़ जाता है, तो उसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। तो ऐसा कब हुआ, आप देखोगे 1960 में करीब करीब 20-22 मिलियन टन का प्रोडक्शन था, और इसकी बाद आप देखोगे आज की डेट में 10 गुना से भी ज्यादा 210 मिलियन टन हो चुका है। यानी कि बहुत सारे इंटरवेंशन की वजह से 10 गुना से ज्यादा जो दूध का है उत्पादन हुआ है। इसी उत्पादन की जो चेंजेस लाए गए हैं उसे कहा जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति कहां से इंट्रोड्यूस किया गया था, मैंने आपको बताया था गुजरात में एक प्लेस थी, सॉरी श्वेत क्रांति में हरित क्रांति बोल दिया। श्वेत क्रांति कहां है, गुजरात में एक प्लेस है आनंद। आनंद में एक सहकारी संगठन बनाया गया अमूल के नाम से। इसमें सरकार की एक ऑपरेशन था जिसे ऑपरेशन फ्लड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले सरदार पटेल जी ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हटाकर यहां पर एक सहकारी संगठन को बनाया था, और बाद में आप देखोगे उसके जो हेड हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जो एक अमेरिका के रिटर्न्ड साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इस मिशन को लीड किया। ठीक है, तो ये था व्हाइट रिवॉल्यूशन, उत्पादन में बढ़ गया। अब यदि हम इसके चरण देखें तो ये भी जो है कुछ फेजेस में हुआ। मुख्यतः क्या हुआ, सबसे पहले जो 1970 से 80 वाला फेज है, जैसे मैंने आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन में बताया, वहां पर क्या था, ऐसे ही श्वेत रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, आप देखोगे जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा उत्पादन है, जो एक तरीके से स्टैग्नेट हो चुका था। जबकि उस समय से 1970 में भी यदि हम काऊ और बफेलो की बात करें तो भारत सबसे बड़ा लीडर था। विश्व की सबसे बड़ी जो जनसंख्या में पूरे जो कैटल और बफेलो की जो संख्या थी सबसे ज्यादा भारत में ही थी। आज समझ में आई? उसके बाद भी जो दूध का उत्पादन था वो बहुत कम था। तो इसी वजह से सबसे पहले चरण में क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन से इन्होंने क्या किया, मिल्क पाउडर को इंपोर्ट किया। इस मिल्क पाउडर को जब बेचा, इस पाउडर को बेचने से क्या हुआ, लोगों की दूध की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, और जो पैसा मिला बेचने से उसी से उन्होंने अपना एक्सपेंशन प्लान किया। तो एक्सपेंशन दो फेज में हुआ, पहला 1981 से 85 और दूसरा चरण जो है 85 से 95 के बीच में हुआ। अब देखो चरण में एग्जाम में लिखने के लिए आपको एक एक फैक्ट याद होना चाहिए। जैसे कि 81 से 85 में क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी सहकारी संगठनों को क्या किया, जोड़ा और उसे आत्मनिर्भर बनाया, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेचने लगे अलग अलग। तीसरे फेज में क्या हुआ, इन्हीं का जो प्रोडक्ट का जो एक्सपेंशन हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जुड़ने लगे, ज्यादा सहकारी संगठन बने, ज्यादा सिटीज में ये सप्लाई करने लग गए, और पूरा का पूरा प्रोसेसिंग प्लांट इन्होंने प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर दिया। तो बेसिक काम आप देखोगे 1980 के दशक से शुरू हुआ, और जो अगले
दो फेस में आप देखोगे पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पूरे के पूरे भारत में फैल गया। इसका जो ब्रांड है वो है अमूल। ठीक है, अब देखो इसके बारे में जो हमने पढ़े थे डायमेंशंस, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं बहुत जल्दी मूव कर जाऊंगा, फिर से रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। तो ये जो उत्पादन में, जो प्रोडक्शन में 10 फोल्ड इंक्रीज आया, वो कैसे आया? तो बहुत सारे चेंजेस की वजह से आया। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक सहकारी संगठन का निर्माण किया। जो सहकारी संगठन मैं आपको बताया था 3 तौर पर काम करा। सबसे पहला जो लेवल था वो विलेज लेवल पर था, दूसरा लेवल जो है वो आप देखोगे जिला के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और तीसरा जो है स्टेट के लेवल पर काम किया। तो विलेज लेवल से क्या होता था, जहां पर किसान रहते थे वहां से प्रोक्यूरमेंट किया जाता था, दूध को लिया जाता था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांटा जाता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी प्रोसेसिंग होती थी और बाद में सेकेंडरी प्रोसेसिंग से सेंटर में जाकर अलग अलग सिटीज में बेचा जाता था। और जो जिला जो कार्यालय है वहां से मैंने आपको बताया था कि जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि चारा, उच्च क्वालिटी का चारा, वेटनरी सर्विसेज यानी कि पशु को कोई बीमारी ना हो जाए, ताकि उत्पादन में कोई कमी ना आ जाए, उत्पादन की क्वालिटी ना खराब हो जाए, इन सारे तत्वों का ऐसे इनपुट्स को सप्लाई करके जिला जो ऑफिसर्स रहते थे वो क्या करते थे, इंश्योर करते थे कि ग्राम में जो प्रोडक्शन हो रहा, उत्पादन हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो। ये हमने देखा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यहां पर बहुत सारे प्रौद्योगिकी एकीकरण हुआ था। जैसे कि जो चारा था उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया गया था, जो नस्ल थी यानी कि जो ब्रीड थी उसकी क्वालिटी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया था, कृत्रिम गर्भधारण की वजह से बढ़ाया गया था। आज ही के पेपर में मैंने एक न्यूज पढ़ी कि ब्राजील में एक नेल्लोर की जो काऊ है, जानते हो उसकी एक काऊ की प्राइस कितने में बिकी? वो 40 करोड़ में बिकी। ये क्या दिखाता है? उस 40 करोड़ का बिकने का रीजन क्या था? क्योंकि ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा थी। ये जो नेल्लोर की काऊ थी, नेल्लोर क्या है, एक आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र है, वो नेल्लोर की काऊ को ले जाके और ज्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उन्होंने एक हाई क्वालिटी नेल्लोर काऊ प्रोड्यूस की है। अब इससे क्या हो रहा है कि वो काऊ की जो स्पेसिमेन है, उसकी जो जेनेटिक वैरायटी है वो बहुत ज्यादा है। नंबर 1 क्या है, वो मिल्क बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगी। अब लोग क्या करेंगे, उस जेनेटिक वैरायटी से आगे बहुत सारी काऊ और पैदा करेंगे। इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो उस काऊ की वैल्यू कितनी बढ़ गई, क्योंकि वो अपने जैसी कई अन्य काऊ का ऐसे ही उसकी सीड्स जो है आगे काऊ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा। बात समझ में आई? तो ये है इंपॉर्टेंस जेनेटिक या हाई वैरायटी का। बात समझ में आई? अब इसी तौर पर हमने देखा इस पूरे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान क्या हुआ, वो किसका हुआ? किसान का हुआ। क्योंकि किसान क्या थे, छोटे छोटे किसान थे और बीच में बहुत सारे बिचौलियों थे, और ये क्या करते थे, बिचौलिए लेते थे दूध को, कम दाम में लेते थे और बाद में उच्च दाम में कंज्यूमर्स को बेच देते थे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, बिचौलियों को हटा दिया गया। इस वजह से फार्मर्स को अच्छी प्राइस मिलने लग गई, 2 से 3 गुना ज्यादा प्राइस मिलने लग गई, और जो फाइनल कंज्यूमर थे उनकी जो प्राइस है कम हो गई। तो क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ किसानों को। इसीलिए इसे कहा जाता है ये एक सोशल रिवॉल्यूशन भी है। सोशल रिवॉल्यूशन यानी कि एक सामाजिक क्रांति भी है, क्योंकि व्हाइट रिवॉल्यूशन ने क्या किया, जो सबसे गरीब वाले लोग थे उनका अपलिफ्टमेंट किया, उन्हें एक बेटर प्राइस पॉइंट में डिस्कवरी दी। बात समझ में आई? तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक जो हमने बात करी व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। अब इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन देखा है, तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम। अब मैं कंक्लूजन में आ जाता हूं। यदि एग्रीकल्चर के कंक्लूजन में बात करें तो अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कवर कर ली है एग्रीकल्चर की, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट यदि हम सेलेक्ट होते हैं तो हमसे क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, हम सिर्फ प्रॉब्लम का रट्टम तोता ना करें, हम उसका कोई सॉल्यूशन बताएं। तो एग्जाम में भी सॉल्यूशंस पूछा जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, कृषि में कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो ये केस आप छत्तीसगढ़ के लिए भी उठा के रख सकते हो कि छत्तीसगढ़ के कृषि जो फार्मर्स हैं, किसानों में की स्थिति में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है।
ये वहां के लिए भी ऐसा ही आंसर कुछ बनेगा, लेकिन उसमें हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स उदाहरण डाल देंगे, या पूरे के पूरे भारत में भी हम डाल सकते हैं। तो यदि हमें कभी भी सुधार लाना है तो हमें हर लेवल पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सबसे पहले जो आएगा वो है इनपुट्स, क्या क्या किसान को जरूरत रहती है। तो जैसे हमने देखा, एक उच्च क्वालिटी की बीज सीड की जरूरत रहती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत रहती है, वाटर की जरूरत रहती है, इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी चीजों की जरूरत रहती है, वो हमें अवेल कराना पड़ेगा। या तो हम सरकार या सरकारी संगठन या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कराएं, या तो हम एनजीओस को या किसी अन्य प्राइवेट संस्थाओं को इन्वॉल्व करें जो सही दाम पर इसे दे सकें। तो ये प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। यानी भविष्य में हमें मिलेट की खेती को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही रिसर्च करके उच्च क्वालिटी के बीज का बनवाना पड़ेगा लैब में, और उस सर्टिफाइड सीड्स को ही हमें बेचना पड़ेगा, ताकि किसान को बीजों के टर्म्स में कोई बेवकूफ ना बनाए। यदि आप देखोगे नकली बीज, तो 30% जो मार्केट में बीज रहते हैं, एक सर्वे कहता है वो नकली बीज हैं और किसान को बेवकूफ बनाया जाता है। बात समझ में आई? इसके अलावा आप देखोगे केमिकल सही मात्रा में प्रोवाइड करना, कितना प्रोवाइड करना, ये सब हमें प्रोवाइड करना रहेगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बहुत सारी संस्थागत कारक यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में हम ध्यान दें। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने बात करा, याद कीजिए हमने फैक्टर वाला बात किया था कि भूमि का अलग अलग डिवीजन होते गया, 10 एकड़ से वो 1 एकड़ में आ गई। तो ये जो भूमि का लगातार डिवीजन हो रहा है, इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश करना है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि चकबंदी सिस्टम हो जाए। चकबंदी में क्या होता है, टाइटल रीअसाइन कर दिया जाता है कि ये भूमि आपकी है, और यदि कुछ रिफॉर्म्स करना है, उस तरीके के रिफॉर्म स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा, तो समय समय पर चकबंदी की जाए, ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा हमें कुछ रिफॉर्म्स लाना है जिससे कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ज्यादा अच्छे हो जाए। रिफॉर्म्स लाने में हम क्या क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लो कि कोई किराए में रह रहा है, कोई लैंडलेस लेबर है, तो उसे हम क्या करें, एक टेन्योर राइट दे दें। टेन्योर राइट क्या होता है, मतलब कि कुछ सर्टेन समय तक इसे आप भूमि से नहीं निकाल सकते। अब होता क्या है, आज की डेट में जो लैंडलॉर्ड कह दिया आज की डेट में तुम खाली करो अभी के अभी, तो उस बेचारे को, लेबर को खाली करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ जो अरेंजमेंट है, यदि सरकार सर्टिफाइड दे दे कि मिनिमम आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये करना रहेगा, और क्या कर सकते हैं हम, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीजों जो संगठन के तौर पर कृषि का विकास करेगा, वो जो है एक हो सकता है। इसके अलावा देखो, एक होता है राजनीतिक और प्रशासनिक फैक्टर्स, यानी कि हमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जैसे कि हमें क्या करना है, सब्सिडी देना है। तो आज की डेट में हम मिलेट को प्रमोट करते हैं, सब्सिडी दे देते हैं, तो अपने आप मिलेट का जो है ग्रोथ बढ़ जाएगा। आज की डेट में एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर्स को दी जाती है, उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, फार्मर्स को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि आप इस अनाज की ओर लगाओ। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जहां पर एक होता है पॉजिटिव फैक्टर, जहां पर आप कुछ देकर, जैसे कि एमएसपी के टर्म्स में आप कैश देकर क्या कर रहे हो, किसानों को प्रेरित कर रहे हो कि ये वाला क्रॉप उगाओ। वहीं एक होता है नेगेटिव फैक्टर, जिसमें आप किसानों को मना करते हो, यदि आप ये उगाओगे तो ये आपके ऊपर टैक्स लगेगा, कुछ इस तरीके की नीति। तो सरकारी जो नियम है उसके तहत बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लीजिए, उदाहरण और देता हूं, यदि कोई कमर्शियल खेती करता है तो उसे बाजार से पैसा उठाना पड़ेगा। क्या सरकार कम पैसे में क्रेडिट प्रोवाइड कर दे, जैसे कि होता है किसान क्रेडिट कार्ड कम पैसे में प्रोवाइड कर दे, ठीक है, तो हमें वो किसान खुशी खुशी उच्च वैरायटी के क्रॉप्स भी उगाएगा। यदि स्टोरेज के लिए वेयर हाउस डेवलप कर दे तो क्या होगा, वहां पर भी फायदा होगा। किसान वेजिटेबल में जो कितना नुकसान होता है, मैं आपको बताया 40% जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, खराब हो जाती हैं। तो यदि ये स्टोरेज स्पेस बना दे
तो भी सरकार किस तरीके से एक पुश कर सकता है कि कौन कौन से क्रॉप उगाए। वैसे ही यदि सब्सिडी प्रोवाइड करके या कुछ करके आप जैसे सोलार पंप छत्तीसगढ़ में चलते हैं जहां पर 60 से 90% की सब्सिडी रहती है, तो इस सब्सिडी के माध्यम से क्या किया जा सकता है, एक डायरेक्शन में पुश किया जा सकता है, यानी कि सरकार अपने अरेंजमेंट को यूज करके सही टैक्टिक्स की ओर पुश कर सकती है जिससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। और बात करते हैं ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे इंटरवेंशंस कर सकते हैं तकनीकी, जैसे कि एक जो है आईसीटी जो हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप छत्तीसगढ़ में किसान कॉल सेंटर में कॉल करो, इस कॉल सेंटर में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब आप कॉल करोगे ना तो जियो या एयरटेल के सर्विस सेंटर टाइप से नहीं है कि आप कॉल करोगे तो आप जो ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर है उससे बात करने के लिए नंबर खोजते रहो। डायरेक्टली आपको जो ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर है वो बात करता है और डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा फ्रेंडली तरीके से। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से आप देखोगे बहुत सारे किसान चैनल चलते हैं, डीडी चैनल में चलते हैं। यदि आप देखोगे ICAR का कृषि विकास केंद्र रहता है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप रहता है। ये क्या करते हैं, ये किसानों को अपनी नई नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में आए इंप्रूवमेंट से किसानों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज है, जैसे कि आज की डेट में हम ड्रोन का यूज कर रहे हैं। तो ड्रोन का यूज करके क्या करते हैं, अभी मेरे कुछ समय पहले एक पटवारी से बात हो रही थी, तो बिलासपुर के पटवारी ने क्या कहा कि अभी ओलावृष्टि हुई तो हम ओलावृष्टि के जो डैमेज है, कितनी हानि हुई है, उसे एसेस करने के लिए जा रहे हैं, कितना हानि हुई है, तो वो हम ड्रोन से कर रहे हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है बिलासपुर में। तो अब देखो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हुआ, हम ताकि इंश्योरेंस का जो पैसा आए किसानों को जल्दी मिल सके, इसलिए हम ड्रोन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, नुकसान का सही तौर पर एसेस कर रहे हैं। ये भी एक उदाहरण हो गया। ऐसे जितने उदाहरण आप दोगे उतना ज्यादा जो है आपका आंसर बेटर हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है ई नाम। ई नाम यानी कि पहले किसान के पास क्या ऑप्शन था, यदि एक किसान है प्रोड्यूस किया तो अपनी सबसे पास वाली APMC मंडी में ही बेचे। अब क्या है, ई नाम यानी कि एक वर्चुअल फ्लिपकार्ट की तरह है जहां पर किसान लिस्ट कर सकता है, जो ऑर्डर आएगा वो बेच सकता है। सरकारी ई नाम है, नेशनल एग्रीकल्चरल मंडी, ठीक है, फ्लिपकार्ट की तरह है बेसिकली। इस तरीके से बेसिकली क्या है, ICT का यूज करके, प्रौद्योगिकी का यूज करके आपको क्या करना है, किसानों की हेल्प करना। एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कृषि जलवायु का जो जोनेशन होता है वो समझने का आप प्रयास करिएगा। देखिए अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्षेत्र की बात करता हूं, कोई भी क्षेत्र हम उठाते हैं, मान लीजिए हम उठाते हैं पंजाब का क्षेत्र, ठीक है, तो ये है पंजाब का क्षेत्र। यदि आप देखोगे इस क्लाइमेटिक जोन के तहत आप देखोगे ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, यानी कि परे का जो गैंगेटिक प्लेन है, परे गैंगेटिक मैदान के अंदर आता है पंजाब हरियाणा का क्षेत्र। यदि हम इसकी जलवायु देखें, क्लाइमेट देखें, तो हमने पढ़ा हुआ है ये है सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब कि अर्ध शुष्क जलवायु है, यानी कि यहां पर बारिश बहुत कम होती है। जो आप देखोगे एवरेज बारिश रहती है वो कितनी रहती है, 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। इनफैक्ट कई जगह और भी कम होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर भी होती है पंजाब में। तो यदि इस क्षेत्र में आप देखोगे, यदि हम राइस लगाएं, चावल की खेती लगाएं, तो हम चावल में देखे हैं 125 से 200 सेंटीमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, पानी सप्लाई करना पड़ेगा सिंचाई के माध्यम से। यानी कि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, सिंचाई की मदद से प्रोवाइड करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या यहां पर राइस लगाना उचित है? नहीं उचित है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि यहां की कंडीशन फेवरेबल ही नहीं है राइस में, और हम उसे जबरदस्ती फेवरेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो हम अननेसेसरी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। आप देखोगे पंजाब में चावल की खेती शुरुआत हो चुकी है। ऐसा ही आप देखोगे पंजाब में शुगर केन की खेती होती है, पंजाब में कॉटन की खेती होती है, कपास की खेती। ये सारे के सारे क्या है, ज्यादा वर्षा इनको चाहिए, तब भी यहां पे खेती हो रही है। यानी कि ये जो खेती है वो वहां की जलवायु के अनुसार से उचित नहीं है। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं, यदि गेहूं के बात करते हैं, तो जो पंजाब में गेहूं की खेती हो रही है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि वो एक टेम्परेट इलाका है
वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, बारिश बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, और वो सारी के सारी जो रिक्वायरमेंट है बारिश की और तापमान की, वो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र पूरी करता है। तो ये जो एरिया है वीट गेहूं के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन राइस शुगर कॉटन के लिए अच्छा नहीं है। इसे के ही कहते हैं हम एग्रो क्लाइमेटिक जोनेशन, यानी कि किसी भी क्रॉप की जब हम किसी भी प्रकार की खेती करें तो हम वहां की जलवायु के आधार पर, जलवायु यानी कि क्लाइमेट में हम दो मुख्य फैक्टर एसेस करते हैं, एक जो आता है तापमान और एक जो आता है रेनफॉल, वार्षिक वर्षा कितनी होती है। इन तत्वों के आधार पर वहां पर हम उसके बाद उसकी ज्योग्राफी भी देखते हैं, उसके भूगोल को स्टडी करते हैं, और इन तीनों फैक्टर को स्टडी करने के बाद वहां पर जो सबसे उचित जो क्रॉप है उसे सजेस्ट करते हैं। और इसी के बेसिस में जो प्लानिंग कमीशन था उसने 1960s में भारत को 15 कैटेगरी ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया। ठीक है, इन्हीं कैटेगरी में कृषि जलवायु का जो विभाजन 15 क्षेत्रों में किया। अब आप देखोगे ये आपको सारे के सारे जो 15 कैटेगरी हैं आपको मैप के जरिए पता होना चाहिए। डिटेल में जाने की सीजीपीएससी के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैप आपको पता होना चाहिए। इस मैप में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो है भारत को 15 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, किस बेसिस में, वहां के क्लाइमेट, जलवायु जिसमें मुख्यतः टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल वार्षिक, और ज्योग्राफी, इनके बेसिस में क्या होता है जो सबसे सूटेबल क्रॉप है उसका प्लानिंग कमीशन ने 1960 में डिस्क्राइब किया था, अध्ययन किया था, और उस आधार पर यह क्लासिफिकेशन है। तो यदि हम खेती एग्रो क्लाइमेटिक जोनेशन के हिसाब से करें तो क्या होगा, वो ज्यादा पर्यावरण के हिसाब से अच्छा होगा, आर्थिक तत्वों के आधार पर वो ज्यादा हमें सेंस करेगा, और किसान के लिए लंबे समय पे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये भी एक मुख्यतः फैक्टर हो सकता है जब हम किसी भी प्रकार की खेती का डिसाइड करें। इसी तरीके से कृषि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक अब आप इन फैक्टर्स के आधार पर एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स के कोई आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और रहेगी जो हम फ्यूचर में जब प्रीलिम्स की क्लास करेंगे उसमें और ज्यादा स्पेसिफिक फैक्चुअल बेस्ड क्लास करेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।